हेलो बेटे, मैंने कहा कि अच्छा वहां पर से यस सर और नो सर बोलना है, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं दीवार को पढ़ा रहा हूं, है ना। यहाँ बच्चे नजर नहीं आते हैं। तो बेटे मैंने कहा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन एक सर्टेन पोर्शन थोड़ा सा तो आपने वहां पढ़ रखा है, लेकिन इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपने नहीं पढ़ रखे। जैसे अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, उसमें से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, फिर क्या करेंगे। अगर आउट ऑफ 3 पार्टनर्स 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, अगर तीनों ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो हम क्या ट्रीटमेंट करें। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, एक है गार्नो वर्सेस मर्रे रूल और एक है विदाउट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये अभी केवल सुनिए, पढ़ा नहीं रहा हूं कुछ भी। उसके बाद आपको पढ़ना होगा पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। कभी क्लास में मैंने एक बार छोटा सा बताया होगा कि रियल में जो पार्टनरशिप आप पढ़ते हैं ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीजें जितनी भी सारे एसेट्स एक साथ नहीं दिख सकते। तो खैर हम स्टेप बाय स्टेप पार्टनरशिप को सीखेंगे। क्लियर हो रही बात। कोई रोड पर तो नहीं पड़ रहा है, रोड से आवाज आ रही है बच्चों, बस ट्रेन की आवाज नहीं आनी चाहिए, वो अपना माइक थोड़ा बंद रखेंगे। तो लेट अस सी पार्टनरशिप में हम 4 टॉपिक्स पढ़ते हैं बच्चों। पहला है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड वन इज रिटायरमेंट, थर्ड वन इज डेथ एंड फोर्थ वन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बीकॉम के सिलेबस में एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ नहीं गिवन है। किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ गिवन नहीं। हम सीखेंगे बच्चों यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठेंगे, साथ में आप एक कैलकुलेटर लेकर के बैठेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बीकॉम में कैलकुलेटर भी अलाउड है, कुछ यूनिवर्सिटी कलकत्ता में भी अलाउड है। अब यहां मुझे झारखंड का पता नहीं है, पता कीजिए। आप कैलकुलेटर लेकर के बैठिए। इज इट क्लियर। क्योंकि कैलकुलेशन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट देखना है, क्वेश्चन देखना है। तो हम सीखने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक मैं वर्ड डालूंगा फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आवर चैप्टर नेम इज, बेटा बोर्ड विजिबल है ना, बोर्ड विजिबल है या नहीं। यस सर। ओके, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो बेटा, इसमें हम 3 चीजें सीखेंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बेटा खत्म हो जाना। अगर आप कंपनी पढ़ेंगे तो कंपनी में लिक्विडेशन वर्ड यूज होते हैं। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में 2 बातें आप सीखिए कि व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है कि हम एक एग्रीमेंट के अंतर्गत कोई पार्टनरशिप करते हैं। उस एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें होती है। हम प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेंगे, कितने समय के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे, हमारे पार्टनर का एड्रेस क्या है, कौन कौन से पार्टनर है, ये सारे डिसाइड होते हैं। पहले ही बता देता हूं एक बात बीच में बच्चों कि जूम जो है, जिस पैकेज में आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें पुराने होंगे जो सीए की क्लास कर रहे हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, हर 40 मिनट के बाद जूम क्या करता है कि डिस्कनेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो यहां पर 1 मिनट लगेगा, 1 से 1.5 मिनट में फिर से रीस्टार्ट हम करेंगे और आपको जैसे अभी मैसेज गया है उसी तरह मैसेज जाएगा और उससे फिर से आप री लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, इट टेक हार्डली 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट। तो 40 मिनट के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। 40 मिनट में भी 30 मिनट बीतने पे जूम हमें बताता है कि 10 मिनट्स और रिमेनिंग बचा हुआ है, तो हम बता देंगे कि 10 मिनट बचा हुआ है। उसके बाद 10 मिनट के बाद अगर जूम पैकेज क्लोज होता है तो आप घबरा मत जाइएगा, क्योंकि वो होना ही होना है, हर बार होना है। 1-2 क्लास के बाद आप भी वर्स्ट हो जाएंगे, सिचुएशन को समझ जाएंगे। खैर, मैं बता रहा था बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप खत्म हो जाना। पार्टनरशिप कैसे खत्म होता है। पार्टनरशिप खत्म होता है बच्चे, जैसे कोई नए पार्टनर आ गए
तो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएंगे। तो जो हमारा पुराना एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा। हमने खुद ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, हमने कोई पार्टनर को रिटायर कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। समझ रहे ना बात को? तो पार्टनरशिप चेंज होना को कहते हैं पार्टनरशिप खत्म होना। लेकिन पार्टनरशिप फर्म, एक बात समझिए, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब हुआ? अगर फर्म डिसॉल्व हो गया तो आप कंटिन्यू आगे फ्यूचर में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने बिजनेस को बंद कर देना है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, या कोई पार्टनर रिटायर करेंगे या कोई पार्टनर इंटर करेंगे और उसके बाद वो कंटिन्यू बिजनेस को रन करेंगे। लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब हुआ कि आप कंटिन्यू बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं, बिजनेस बंद हो गया। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब हुआ? पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिक वो डिसॉल्व होगा ही होगा, मतलब हमारा बिजनेस ही बंद हो चुका है, हम सारे एसेट्स को बेच देंगे और सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, आप इसको पढ़िएगा, नहीं होगा तो आधे घंटे का क्लास ले लेंगे किस किस टाइप से डिसॉल्यूशन होता है। इज इट क्लियर? 3 चीजें आपको पढ़नी है। व्हाट इज द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? सेकंड पॉइंट, व्हाट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? फर्म बोल रहा हूं बच्चों, तो फर्म अलग है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग है और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है। क्लियर होगी बात? सेकंड और थर्ड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर होगी बात? ये 3 बातों थ्योरेटिकल बात है, थोड़ा आप पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो मैंने पहले थ्योरी पढ़ाने की कोशिश नहीं किया है। आप इसको घर में पहले एक बार पढ़ लें, 1-2 दिन के बाद ये क्लास ले लेंगे। अब आइए प्रैक्टिकल अप्रोच पर कि अगर कोई फर्म डिसॉल्यूशन हो रहा है, ये जो आपने 12th क्लास में पढ़ रखा था कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें क्या होता है। एक लेमन टर्म में समझिए बच्चों, कोई बिजनेस बंद हो रहा है। अगर कोई भी बिजनेस बंद हो रहा है तो हम करेंगे क्या बेटे? अगर कोई भी बिजनेस बंद हो रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिजनेस की जितनी लायबिलिटी है उसको पे ऑफ कर दो। आप बोलेंगे सर क्यों पे ऑफ कर दे? अच्छी बात है, अगर हम नई लायबिलिटी पे करें और हमारा काम चल जाए। तो बेटे पार्टनरशिप में क्या होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अगर आप लोगों ने कंपनी पढ़ा होगा तो कंपनी में क्या होते हैं, शेयर होल्डर की आइडेंटिटी अपने कंपनी से अलग होता है। हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब हमने जितने का शेयर खरीदा है, हम उतने पैसे के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में क्या होता है कि आप पर्सनल लायबल होते हैं। अगर आपके बिजनेस को लॉस हो गया, अगर आपके बिजनेस को लॉस हो गए हैं तो कोई भी क्रेडिटर आपसे पैसे मांग सकता है, उसको पार्टनरशिप से कोई मतलब नहीं है। यहां पे आइडेंटिटी ऑफ ऑनर और बिजनेस डिफरेंट नहीं होते हैं। क्लियर हो रही है बात? इसलिए जब भी कोई बिजनेस बंद हो रहा है तो सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि हमें अपनी सारी लायबिलिटी को पे ऑफ कर देना चाहिए। क्लियर हो? दूसरा पॉइंट क्या करना चाहिए, सारे एसेट्स को बेच देना चाहिए। क्लियर होगी बात? उसके बाद जो भी पैसे हमें मिल रहे हैं उसको आपस में प्रॉफिट शेयरिंग, वो मैं तरीका बताऊंगा, एक पर्टिकुलर तरीके से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए और घर लेके चले जाना चाहिए। जब आप घर लेके जाते हैं, यानी कि जब आप लास्ट में बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो बैंक अकाउंट टैली करना चाहिए बच्चों। मतलब हमारे बिजनेस में जितने पैसे आए, पार्टनर उतने पैसे लेकर के चले गए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा, एक लेमन टर्म में मैं बता रहा हूं। यहां पर बच्चों एक चीज सीखना है कि हमें डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। बेटे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को सीखने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। द फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, द सेकेंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों ही अकाउंट को सीखेंगे। इज इट क्लियर? आउट ऑफ दिस
सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। द फर्स्ट अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने का व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट? बेटे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने का मतलब होता है, जैसा नाम से पता चलता है, रियलाइज करना। क्या रियलाइज करना? प्राप्त कर लेना। तो हम एसेट्स को बेच करके जो रियलाइज करते हैं उसी को एक तरह से इनडायरेक्टली कहते हैं रियलाइजेशन। अब आप समझिए कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। बेटे रियलाइजेशन अकाउंट्स में एसेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी को भी ट्रांसफर करते हैं, और एसेट्स से रियलाइज जितना करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी को जितना पे ऑफ करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, और इससे जो हमें प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। सर बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ी बहुत बातें नहीं समझ में आई, तो स्टेप बाय स्टेप सारी बातें समझ में आएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। बेटे पहले तो ये समझिए कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट कैसे होता है। जैसा मैंने बताया कि आपके पास जो भी एसेट्स है, सारे एसेट्स को आप ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। तो मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए की बिल्डिंग है तो आपने ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपए, और फिर उसको बेच दिया 80,000 में। तो अगर मेरे एसेट्स 1 लाख रुपीज के 80,000 में सेल हो रहे हैं तो क्या 20,000 का लॉस नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं? इस 20,000 के लॉस को कौन रिकॉर्ड करेंगे, कौन बियर करेंगे? तो पार्टनर्स बियर करेंगे। किस रेशियो में? जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो रही बात? उसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट भी हो सकता था। कैसे प्रॉफिट होता? अगर रियलाइजेशन अकाउंट में कोई एसेट्स 5 लाख रुपीज का, जैसे बिल्डिंग 5 लाख के हैं, तो हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में 5 लाख रुपीज की बिल्डिंग। अब बेटे इसको सोल्ड आउट किया 8 लाख में। अगर हमारा 5 लाख रुपीज का बिल्डिंग 8 लाख में बिक रहा है तो 3 लाख के प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं? इस 3 लाख के प्रॉफिट को कौन टेक ओवर करेगा? पार्टनर टेक ओवर करेंगे, पार्टनर का ये प्रॉफिट। क्लियर हो रही है बात? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, केवल आप समझिए कि एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं और उसको कुछ लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, एसेट से कुछ रियलाइज करते हैं। कैसे कैसे करते हैं ये अभी जर्नल एंट्री में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, एक केवल लेमन टर्म में समझना है। तो लायबिलिटी को हम पे ऑफ करते हैं, एसेट से रियलाइज करते हैं, और इससे जो प्रॉफिट लॉस होता है ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं। सर क्या रियलाइजेशन में कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे? डेफिनेटली होंगे बच्चों, रियलाइजेशन में कुछ एक्सपेंसेज होंगे। रियलाइजेशन में जो भी एक्सपेंसेज होते हैं उसको हम एक्सपेंसेज की तरह रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पर्पस आपके माइंड में सेट होना चाहिए। एसेट्स को सोल्ड आउट करके, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर अगर कोई पार्टनर ले लेगा तो वो मैं सब बताऊंगा, जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो सारी बातें बताऊंगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी मैं केवल एक लेमन टर्म में आपको समझाना चाह रहा हूं कि रियलाइजेशन होता क्या है। रियलाइजेशन होता है एसेट्स से कुछ रियलाइज करना, लायबिलिटी को कुछ पे ऑफ करना, और इस ट्रांजैक्शन के थ्रू अगर कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसको ओल्ड पार्टनर यानी पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो लॉस। आई होप कि आपको बेसिक चीज समझ में आ गया होगा कि डिसोल्यूशन में जो पहला अकाउंट है वो रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन प्रिपेयर क्यों करते हैं, रियलाइजेशन क्यों प्रिपेयर करते हैं, समझ में आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयरिंग टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटी। क्लियर हो गई? समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो? आगे बताएं। यस नो हो या चले गए? यस सर। हाँ तो बोलते रहो बेटा, बोलते हैं ना, बोलते रहो। ठीक है, लेट अस सी। तो देखिए हम सबसे पहले हम सीख रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं। अब आप कॉपी निकालिए, कुछ पॉइंट्स हम बोलेंगे क्योंकि बोर्ड लाइव तो नहीं है, उतनी अच्छी तो नहीं होती है, तो जितनी जरूरत की चीज है उसी को लिखेंगे। लिखिए जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, लिखिए हेडिंग लिखिए जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के समय जर्नल एंट्री।
मिट्ठू एक गिलास पानी लाओ तो बेटा, मिट्ठू। क्लियर? इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। आपको याद रखना है, सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, अब काम कीजिए। सबसे पहले आपके बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स हैं, डिवोल्यूशन के जो क्वेश्चन होते हैं, पहले एक बैलेंस शीट गिवन होता है और कुछ नीचे एडजस्टमेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपके बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं उसको आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। पहला क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। एसेट्स का ट्रांसफर, एसेट्स को ट्रांसफर करना। बेटा इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? ध्यान रखना है जो अब आप कॉन्सेप्चुअली समझिए, 11-12 आप पास कर चुके हैं। बेटा कोई भी एसेट्स जो होगा उसके डेबिट बैलेंस होते हैं। बिल्डिंग है बैलेंस शीट में, मशीनरी है, फर्नीचर है, गुडविल है, कोई भी एसेट्स है, वो सब क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं, एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। आज उनको हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है, तो सारे एसेट्स को हमें क्रेडिट करना होगा। सारे एसेट्स को क्या करना होगा? रखना नहीं है, क्रेडिट करना होगा, समझना है। यानी एंट्री क्या होगी? टू इंडिविजुअल एसेट्स। बेटे हमने इंडिविजुअल वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि सारे एसेट्स लिखेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। मतलब समझिए, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, मशीन है तो मशीनरी, फर्नीचर है तो फर्नीचर, जो जो एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में है उन सबको हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये रटना नहीं है, समझना है। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, हमें खत्म करना है, क्लोज करना है, तो हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर होगी बात? समझ गए? यहां पर कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखना है? पहला कि इसको बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू मतलब समझ रहे हैं बच्चों? बुक वैल्यू का मतलब है, देखिए हमें नोटिफिकेशन आ गया कि 10 मिनट के बाद जूम पैकेज जो है वो क्लोज कर देगा, तो घबराना। पुराने बच्चे तो नहीं घबरा रहे, पता है, नए बच्चों को बता रहे हैं। फिर हम तुरंत दूसरा लिंक भेजेंगे 1 मिनट के अंदर और फिर आप ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है बच्चों, कि मैंने जैसे बताया कि दो बातें होंगी। एक तो बैलेंस शीट में गिवन होगा मशीनरी 1 लाख रुपए, और नीचे एडजस्टमेंट में होगा, एडजस्टमेंट में क्या होगा कि ये हमारा मशीन 1,10,000 में सोल्ड हुआ। तो जो सोल्ड हुआ उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, और जो बैलेंस शीट में गिवन है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट, और बुक वैल्यू लिखेंगे। मतलब मेरे बैलेंस शीट में जितना गिवन है उतना ही हम क्रेडिट करेंगे। यहां लिखेंगे टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू फर्नीचर, जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स, और बुक वैल्यू। हाँ, अब यहां तक क्लियर हो गया। यहां पर एक और बात ध्यान रखना है, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। बेटा एक्सेप्ट कैश और बैंक, अगर बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में कैश और बैंक गिवन है तो बेटे हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कैश तो खुद ही रियलाइज है, उसको आप क्या रियलाइज करेंगे? बैंक को आप क्या रियलाइज करेंगे? वो तो खुद ही रियलाइज है। तो एक बात क्लियर हो गया, सारे एसेट्स को क्रेडिट करेंगे लेकिन एक्सेप्ट कैश एंड बैंक को। समझ में आ गई बात? एक और पॉइंट है जिसको कि हम क्रेडिट नहीं करते हैं, वो है फिक्टिटियस एसेट्स। द नेक्स्ट वन इज फिक्टिटियस एसेट्स। आप समझते हैं ना फिक्टिटियस एसेट्स? फिक्टिटियस एसेट्स मतलब डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। इनटेंजेबल को ट्रांसफर करेंगे, अगर गुडविल होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, पेटेंट होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर फिक्टिटियस एसेट्स होंगे, फिक्टिटियस एसेट्स जानते हैं ना बच्चों, जैसे डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस, ये सब अगर आइटम्स आपके बैलेंस शीट में होंगे तो वो डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं। वो क्या होता है कि वो लॉस होता है, वो डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर होता है, आप जानते होंगे, 11-12 आपने पढ़ा है। तो इसलिए हम फिक्टिटियस एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? तो 2 पॉइंट आपने समझा। पहला पॉइंट कैश और बैंक को नहीं, दूसरा
फिक्टिटियस एसेट्स। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, एक और चीज पर आप ध्यान देंगे बच्चों। एक और चीज है, देखिएगा कभी कभी डेटर मेंशन होते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि देखो अब सीएस है या बीकॉम है तो थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं। सारी चीजें आप ध्यान रखें बच्चों। कभी कभी डेटर गिवन होता है बैलेंस शीट में, आप देखिएगा डेटर 10,000 और नीचे में होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 और जो आउटसाइड कॉलम है उसमें लिखा हुआ होता है 9,500। जब कभी भी बैलेंस शीट में गिवन होते हैं तो प्रोविजन माइनस करके गिवन हो। जब कभी भी ऐसा गिवन हो बेटा तो आप डेटर को जब यहां लिखेंगे तो फुल वैल्यू पर लिखेंगे। किस वैल्यू पर लिखेंगे? आप आउटसाइड कॉलम वाला 9,500 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप फुल वैल्यू 10,000 रिकॉर्ड। जैसे समझा रहा, देखो जैसे ये बैलेंस शीट है, डेटर है 10,000, अब प्रोविजन 500, ऐसे 9,500 लिखा हुआ। तो बेटे यहां जो इंडिविजुअल एसेट्स में आप 10,000 रिकॉर्ड करेंगे। इंडिविजुअल एसेट्स में कितना रिकॉर्ड करेंगे? 10,000। पूरे 10,000 से हमें क्लोज करना है, 9,500 से नहीं। क्लियर होगी बात? तो क्या क्या बताया? सारे एसेट्स ट्रांसफर करेंगे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। सेकेंड, फिक्टिटियस एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और थर्ड, सन्ड्री डेटर को फुल वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। कहानी खत्म, बस इतना ही। नेक्स्ट है, तो आपको यह भी याद रखना है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या करना है? सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन में। सेकेंड थी क्या बेटे? ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटी। बेटे आपके बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में कुछ लायबिलिटी गिवन होते हैं, जैसे क्रेडिट आउटसाइडर लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग हो एक्सपेंसेस हो गए। ये सारे तरह के लायबिलिटी जो आउटसाइडर लायबिलिटी है बेटे, है ना, कैपिटल को छोड़ के और रिजर्व को छोड़कर जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उसको भी आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या रूल होगा? बड़ा सिंपल सा रूल होगा। लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो अगर हम डेबिट कर देंगे तो वो क्लोज हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो हम यहां क्या रिकॉर्ड करेंगे? इंडिविजुअल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर हो गई बच्चों? जितने तरह की लायबिलिटी होती है, अगर सारा लायबिलिटी लिखूंगा तो मेरा बहुत टाइम बर्बाद होगा। आप समझ रहे हैं? जो भी लायबिलिटी होती है बेटे, उन सब लायबिलिटी को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्लियर हो रही है बात? सारे को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, यहां पर एक बात और समझना है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था डेटर के केस में, तो डेटर में फुल वैल्यू जब लिखते हैं तो प्रोविजन तो क्लोज नहीं होता है, तो प्रोविजन को भी यहां डेबिट करेंगे। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या अगर आपने डेप्शन चार्ज करते हैं तो पता है ना, अब तो कैश फ्लो पढ़ा था, दो तरीके होते हैं। एक तो हम बुक वैल्यू को कम कर देते हैं और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देते हैं। अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है तो उसको भी डेबिट करना होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझिएगा, समझ रहे हैं ना? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस बात को समझिए। सारे लायबिलिटी को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। अगर कोई प्रोविजन है तो प्रोविजन को भी डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। जब आप ये काम कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि आपने सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब आपके पास, इसको अंडरस्टूड आप समझना है कि आपके पास ना तो अब कोई एसेट्स बचे हैं और ना ही कोई लायबिलिटी बची है। अब एसेट्स और लायबिलिटी के जो भी ट्रीटमेंट होंगे वो थ्रू रियलाइजेशन होंगे। वो क्या होंगे? थ्रू रियलाइजेशन होंगे। क्लियर हो रही है बात? समझ रहे हैं? तो देखिए, खत्म हो गई बात। सारा एसेट्स ट्रांसफर कर दिया, सारा लायबिलिटी। तो आप नंबरिंग भी याद रखेंगे,
पहला नंबर सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, सेकंड नंबर सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन। क्लियर? अब देखिए, अब थर्ड काम हम क्या करेंगे बेटे, हम थर्ड काम ये करेंगे, थर्ड पॉइंट ये है हमारा कि हम एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे मार्केट में, क्योंकि हमें पैसे चाहिए लायबिलिटी को पे करने के लिए। नॉर्मली वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, डिवैल्यूएशन तब होता है जब हमें लॉसेज होने लगते हैं, प्रॉफिट होगा तो क्यों करेंगे, यानी पैसे की कमी आती है। ठीक है, तो हम अपने एसेट्स को बेचेंगे, क्यों बेचेंगे, ताकि हम अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके, हम अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके। तो पहला पॉइंट देखिए बच्चों, थर्ड याद रखिएगा, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। तो आप कहेंगे बहुत ही आसान है सर, आपने एसेट्स को बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, हमने बिल्डिंग को बेचा तो बैंक टू बिल्डिंग। नहीं बच्चों, यहां पर यही बात समझनी है, बैंक टू हम बिल्डिंग नहीं करेंगे, हम यहां करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारे एसेट्स की आइडेंटिटी अब खत्म हो चुकी है और उसके जगह पर क्या आ चुके हैं, रियलाइजेशन आ चुके हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बेटे समझना है, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी हम कोई एसेट्स को बेचेंगे तो एसेट्स की तो आइडेंटिटी है नहीं, देखो बेटा एसेट्स को हमने पहले ही क्रेडिट कर दिया है, तो अब एसेट्स क्रेडिट नहीं होगा, है ना, एसेट्स को तो हम पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं। तो ये नहीं कि हमने बिल्डिंग को बेचा तो बैंक टू बिल्डिंग कर देंगे, हमें करना होगा बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। अब आपके मन में एक पॉइंट आया कि सर क्या हम सारे एसेट्स को बेच ही देंगे, अगर कोई पार्टनर चाहते हैं, अगर कोई पार्टनर चाह रहे हैं कि ये एसेट्स हमें दे दो, तो क्या कोई पार्टनर उसको नहीं देगा, उसको बेच ही देगा? नहीं बच्चों, अगर कोई पार्टनर चाहता है और सारे पार्टनर एग्री है तो कोई पार्टनर भी एसेट्स को टेक ओवर बच्चों कहां तक बताया था कि लिंक कट गया, क्या बता चुके थे अच्छे ढंग से? हेलो बेटे कहां तक बताए थे? अरे कहां तक बताए थे कि लिंक कट गया? हाँ अच्छा, कोई पार्टनर वाला बता रहे थे ना, ये क्लियर हो गया था कि अगर सोल्ड आउट हो जाएगा मार्केट में तो बैंक टू रियलाइजेशन, है ना। अगर मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं, सारे एंटर कर गए ना जो फर्स्ट सेशन में थे, खाली ये चेक कर लो या कोई नहीं भी ज्वाइन किए, कंफ्यूज है? पार्टिसिपेंट देख लो, अनिकेत नहीं आया सर। वो भी नहीं आई है। सौम्या बेटा तो आ चुकी है, लेकिन वो नहीं, इसकी फ्रेंड नहीं आई है, क्या नाम है, सान्या। सान्या आ चुका हो? सान्या तुम हो? हाँ आ चुकी है, वेरी गुड 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 गुड। तो देखो बच्चे, लेट अस स्टार्ट। कोई और है? फटाफट स्टार्ट करें।
चलो देखो बच्चों, तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई एसेट, दो पीपल चलो कोई और आ रहे हैं, श्रुति आ गई, अनिकेत आ गया। श्रुति लोग तो एक्सपर्ट होगी, वो तो सीए कर रही है, फिर इतना लेट क्यों होता है? श्रुति, कैन यू हियर मी? श्रुति, निशु कुमारी, वो पार्टिसिपेट नहीं आया सर। निशु और श्रुति अभी ज्वाइन किया। निशु, कैन यू हियर मी? श्रुति, श्रुति आर यू देयर? बेटा तुम तो सीए वाले क्लास में हो, इतना लेट क्यों हो जाता है? फिर दो पीपल, इतना टाइम मत लगाओ बेटा, 1 मिनट में ही करो। फिर दो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन है ये? निशु कुमारी, एडमिट करो ना भाई। चलिए, आई होप 14 स्टूडेंट्स एडमिट हो चुके हैं। और कोई एडमिट नहीं हुआ है? फिर ये 40 मिनट निकल जाएगा बेटा, फटाफट देखो। देखिए, तो जब आप सोल्ड आउट करते हैं, जब आप मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं अपने एसेट्स को, तो आपकी एंट्री होती है बैंक टू रियलाइजेशन। और जब कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है एसेट्स को, तो क्या एंट्री होती है? बैंक के जगह, बेटा बैंक तो आता नहीं है, उसके जगह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। अब समझने वाली बात क्या है बच्चे? समझने वाली बात है कि ये एग्रीड वैल्यू होता है। बच्चों नोट करो, ये एग्रीड वैल्यू होता है। और जब हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में, तो बुक वैल्यू होता है। जब हम बैलेंस शीट से ट्रांसफर करते हैं एसेट्स को और लायबिलिटी को, ये दोनों बुक वैल्यू होते हैं। और जब हम मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं, किसी का स्पीकर ऑन है और उधर से आवाज आ रही है, तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है बच्चों, या तो आप रूम में बैठ करके पढ़ें, ये नहीं कि बेटा उधर से टीवी चला दिया और इधर पढ़ रहे हो। किसी की आवाज आ रही है रेडियो की, तुमको भी आ रही होगी तुम्हारे कान में, जो भी बच्चे हैं। किसी का टीवी चल रहा है सर। हाँ वही तो बोल रहा हूं, इस बात का ध्यान रखो, टीवी बंद करो। इस बात का ध्यान रखो बेटे, किसी रूम में बैठ करके क्लास लो। तो बेटे जब हम बेचते हैं तो बुक वैल्यू नहीं होती है, मार्केट वैल्यू, जितने में बिक पाया। 1 लाख रुपए का बिल्डिंग हमें 90,000 में बिका, तो यहाँ 90,000 में लिखेंगे। या कोई मशीन या फर्नीचर को कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है 90,000 में, तो हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। आई होप क्लियर है। एसेट्स की दो ही गति है, दो ही ट्रीटमेंट है, या तो कोई पार्टनर ले ले या हम इसको मार्केट में सोल्ड आउट कर दें। अगर हम मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे तो बैंक टू एसेट्स नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन लिखेंगे। और अगर कोई पार्टनर ले ले तो बैंक तो आएगा नहीं, बैंक की जगह होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एसेट्स नहीं, रियलाइजेशन लिखेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो बैंक टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और वैल्यू क्या होगी? एग्रीड वैल्यू होगी। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गया। 3 पॉइंट्स क्लियर हुए ना, या आप समझ सकते हैं 4 पॉइंट्स क्लियर हुए। फर्स्ट पॉइंट आप क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि आप सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट होगा सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से उठा के। थर्ड पॉइंट क्या होगा? एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि किसी एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। क्लियर हो ये बात? 4 पॉइंट क्लियर हुआ। 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट अब मैं मिटा रहा हूं, साथ में आप नोट किए होंगे आई होप। 5th पॉइंट, बेटे कोई
कोई जो लायबिलिटी है हमारे पास, ठीक है, लायबिलिटी को आप क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, लिखिए, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। एसेट से तो रियलाइज कर लिया, लेकिन लायबिलिटी को जो हमने ट्रांसफर किया था, जो हमने बच्चों लायबिलिटी को ट्रांसफर किया था, जो हमने लायबिलिटी को ट्रांसफर किया, उसे भी तो पे ऑफ करना है। हाँ सर, तो मान लो कि हमारे पास एक क्रेडिटर था, हम उसको पे कर रहे हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे सर, बहुत आसान है, 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्रेडिटर टू बैंक करेंगे ना, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर टू बैंक। नहीं बच्चों, गलत हो जाएगी, ध्यान रखना है, क्योंकि क्रेडिटर को हम पहले ही डेबिट कर चुके हैं, हम इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो आप क्रेडिटर के जगह क्या होगा, रियलाइजेशन, क्रेडिटर की जगह क्या होगा, रियलाइजेशन। तो आप रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, realization account debit to bank. Whenever you want to pay your liability, तो आप liability to bank ना करके realization to bank करें, क्योंकि realization की आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। क्लियर हो गई बात। और उसी के बाद ऐसा भी तो होता है सर, हमने 12 में पढ़ा था कि किसी liability को कोई पार्टनर ले लेते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर किसी पार्टनर ने किसी liability को टेक ओवर कर लिया, बच्चों अगर किसी लायबिलिटी को कोई पार्टनर कहता है कि ठीक है इस लायबिलिटी का पेमेंट हम कर देंगे, तो बैंक तो होगा नहीं, क्रेडिट पैसे तो जाएंगे नहीं, तो बैंक के जगह पर क्या होगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल, क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये क्या हो गया, ये 4, 5 और ये 6। स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, पहले ट्रांसफर करेंगे सारे एसेट्स को, फिर सारे लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर, उसके बाद एसेट्स को या तो बेचेंगे या कोई पार्टनर लेगा, 4 पॉइंट खत्म। 5वां, लायबिलिटी को हम पे ऑफ करेंगे, 5th पॉइंट, या लायबिलिटी को कोई पार्टनर ले लेगा। तो 6 पॉइंट हमें ऐसे याद रखने। क्लियर हो रही बात, कोई कंफ्यूजन है, समझ में आ रही बात। अब हम समझेंगे, अब अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए, 7th पॉइंट अब आप समझिए कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कोई हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और उससे रियलाइज हो रहा है, हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स से कुछ रियलाइज हो रहा है। बेटा ये क्या होता है सर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स से रियलाइज का क्या मतलब हुआ, तो पॉइंट समझा रहा हूं, समझिएगा 7th वाला पॉइंट। बेटे कभी कभी जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, और अकाउंट्स का रूल तो आप जानते हैं, कोई बिल्डिंग है उसको बताया गया है कि इसकी लाइफ 10 ईयर्स है और स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो 10 साल के बाद क्या होगा कि पूरी का पूरा बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 10 साल में वो बिल्डिंग खत्म, समझ रहे हो ना, 1 लाख की बिल्डिंग है, 10 ईयर्स लाइफ है, तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितने चार्ज होंगे, 10,000 10,000 10,000। तो 10 ईयर्स के बाद क्या होंगे, आफ्टर 10 ईयर the value of depreciation is nil in our books of accounts, उसकी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, सारा डेप्रिशिएट हो गया। लेकिन आज अगर हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो रियलिटी में क्या होगा कि उस बिल्डिंग से हमें कुछ रियलाइज हो सकता है। तो बिल्डिंग हमारे बैलेंस शीट में कुछ नहीं गिवन है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं गिवन है, तो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर भी नहीं किया होगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया होगा। और आज उस बिल्डिंग को हम बेच रहे हैं तो कुछ रियलाइज हो रहा है, आज उस बिल्डिंग को हम बेच रहे हैं तो कुछ रियलाइज होगा। तो आप ये नहीं समझिए कि आप तो सर इसको तो रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर किया है, तो इससे जो रियलाइज होगा हम बैंक टू बिल्डिंग कर लेंगे, सॉरी हाँ बैंक टू बिल्डिंग कर देंगे। नहीं बच्चों, क्योंकि बिल्डिंग की आइडेंटिटी है ही नहीं, मेरे बैलेंस शीट में है ही नहीं, 0 है, तो हमारी एंट्री होगी, याद रखो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स से अगर हम कुछ रियलाइज कर रहे हैं, रियलाइज, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, मतलब कोई ऐसा एसेट्स है जो बैलेंस शीट में है नहीं बट एडजस्टमेंट में गिवन है और बुक वैल्यू है नहीं उसकी, ठीक है, एक क्वेश्चन में रहेगा एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज 10,000, तो आप ये नहीं कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसा नहीं, आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसी तरह से बच्चों अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये 7 पॉइंट था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बेटे अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मतलब अभी तक नहीं थी और अचानक एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि ये लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, आपको पे करनी होगी, है ना, आपको पे करनी हो, या कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी, लायबिलिटी बन गई तो अब पे करना होगा, कोई केस आप हार गए इस बीच में, तो कोई किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट में गिवन होगा, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है और आपको पे ऑफ करना है तो बच्चे आप क्या एंट्री पास करेंगे, यहां पर पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो याद रखना है बच्चों, मैंने 2 पॉइंट्स आपको क्या बताए, फर्स्ट पॉइंट बताया अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और उससे कुछ रियलाइज हो रहा है तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन, नॉट अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, बैंक टू रियलाइजेशन। और जब कभी किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करना होगा तो हम ये नहीं पे करेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू बैंक, हम करेंगे रियलाइजेशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ, यहां पर बताओ, ऐसा तो नहीं है दीवार को पढ़ा रहा हूं, सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। कौन बोला? ये तो हमको लग रहा है रोल नंबर 34 का 31 का आवाज है। कोई राज था, मोटे मोटे हेल्दी सर, बुलेट हैं, ऋषिराज है ना, तुम हो ऋषिराज? हेलो, अरे समझ में आ रहा है कैसे भाषण दे रहा हूं? सारे बच्चे बोलो यस नो बोलते जाओ फटाफट। मैन सुन रहा है? मैन है कि नहीं क्लास में? सुन रहे हैं? समझ में आ रही बातें? ओके ओके ओके, तो लेट अस सी, यहां तक क्लियर हो गया सबको? आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताएंगे अगर किसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, कभी कभी ऐसा होता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स नहीं भी है, कोई एसेट्स को कोई लायबिलिटी ले लेती है, आप उसको एसेट्स को लायबिलिटी समझ सकते हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी समझ सकते हैं। समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए इसको पहले आप एसेट से ही समझिए या अनरिकॉर्डेड से भी समझ सकते हैं। अगर आपके कोई लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर है, ठीक है, कोई क्रेडिटर है 10,000 के, क्रेडिटर कितने के हैं? 10,000। उसको हम एक एसेट्स अपने पास से दे रहे हैं, वो क्रेडिटर कह रहा है ये एसेट्स आप हमें दे दो, वो अनरिकॉर्डेड हो या बैलेंस शीट में हो, कुछ भी हो। क्लियर हो रही है बात? कोई मान लो एक एसी है, एयर कंडीशन है, वो बोल रहा है ये हमें दे दो, यार क्यों मार्केट में बेचोगे, हमें दे दो, और इसकी वैल्यू 10,000 हम मान रहे हैं, आप हमें मत पे करना, मतलब फुल वैल्यू। अगर क्रेडिटर भी 10,000 है और एसेट्स भी हमने 10,000 का दे दिया, क्रेडिटर भी 10,000 का दे दिया, किसको दे दिया? एक एसेट्स दे दिया 10,000 का क्रेडिटर को, यानी उसकी जो मार्केट वैल्यू हमने बनाया 10,000। एक एसी है, समझ लो एक एसी है, एयर कंडीशन, अकाउंट मत समझना, एयर कंडीशन 10,000 का दे दिया, उसकी वैल्यू 10,000 थी क्रेडिटर को, तो बच्चों इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। एक एसेट्स को एक लायबिलिटी ने ले लिया, क्लियर है? या अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हो सकता है, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को दे दिया, दोनों एक ही बात है। सेकंड सिचुएशन समझो, अगर कोई क्रेडिटर 10,000 के हैं और हम अपना एसी दे रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू 8,000 हो रही है, मार्केट वैल्यू कितनी हो रही है? 8,000,
ये क्रेडिटर एक्चुअल में भी हो सकते हैं या अनरिकॉर्डेड भी हो सकते हैं, ये भी समझ लो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो 10,000 के लायबिलिटी को हमने एक एसी दे दिया, उसकी वैल्यू 8,000 है, क्या वो मान जाएगा? बोलेगा नहीं, ये एसी तो मैं लूंगा ही लूंगा, वो क्रेडिटर बोलेगा। लेकिन अब मैं 8,000 आपसे नहीं लूंगा, 2,000 तो आपको पे करना होगा। बात समझ रहे हो ना? एसेट्स की वैल्यू 8,000 ही है, एसी की वैल्यू 8,000 है और हमें पेमेंट करना है 10,000, तो हमें तो पूरा एसी देना होगा ना, और साथ में 2,000 रुपए भी देने होंगे। तो एक तो वो मेरा एसी ले जाएगा और इसके बाद एक एंट्री हमें पास करनी होगी, और वो क्या पास करनी होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट इज 2,000 and 2,000. Is it clear? Have you any doubt? क्या मैंने समझाया समझ में आया? एक लायबिलिटी, एक क्रेडिटर 10,000 के थे, उसको हमने अपने बिजनेस का 8,000 का एसेट दिया। सर अगर अनरिकॉर्डेड हो, अनरिकॉर्डेड भी समझो, अनरिकॉर्डेड भी एसेट दिया तो उसकी वैल्यू तो 8,000 ही है ना, तो वो क्रेडिटर बोलेगा ना रिमेनिंग 2,000 हमको पे कीजिए। आपका मैं सामान लिया हूं लेकिन उसकी वैल्यू तो 8,000 ही है ना, रिमेनिंग 2,000 तो आपको पे करना होगा। तो बात सही है, हमें पे करना होगा। अगली एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक, ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा, है ना, कि भाई 8,000 का उसकी वैल्यू है, अब 10,000 पे करना है। अच्छा, थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है कि जब एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो, इसमें देखो बराबर किया, इसमें कम किया, और अब मैं ज्यादा कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कि कोई क्रेडिटर 10,000 के हैं और एसेट्स हमारा 15,000 का है, समझिए बात बच्चों, हमारी कोई लायबिलिटी 10,000 की है, वो कह रहा है हमें कि भाई आप अपना ये एसी दे दीजिए। हम बोले कि भाई कैसे दे देंगे, ये मेरा एसी 15,000 रुपए का है, मैं मार्केट में बेचूंगा तो मैं इसमें से 10,000 दे दूंगा, 5,000 खुद रखूंगा। मेरे पास जो एसी है उसकी वैल्यू 15,000 है, मेरे पास जो एसी है उसकी वैल्यू 15,000 है, मैं 10,000 के लिए 15,000 का एसी क्यों दूंगा? वो बोल रहे नहीं आप दे दीजिए, मैं आपको 5,000 दे दूंगा, तभी तो हम उसको दे सकते हैं। 10,000 के लिए हम 15,000 उसको क्यों देंगे? क्लियर हो रही है बात? तो अगर कोई लायबिलिटी 10,000 है और एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, और अगर हम उसको दे देते हैं, क्वेश्चन में है कि उसकी एसेट की वैल्यू 15,000 है, तो अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड अमाउंट इज 5,000 और 5,000। इज इट क्लियर? समझ में बात आई? तीन बात समझ में आई ना? पहला में मैंने आपको बताया एसेट्स की जितनी वैल्यू है लायबिलिटी की भी उतनी ही वैल्यू है, तो जो लायबिलिटी है मतलब क्रेडिटर है वो एसेट्स को लेके शांति से बैठ जाएंगे। दूसरा क्या हुआ कि एसेट्स की वैल्यू कम है तो वो बोलेंगे कि भाई हमें और चाहिए, हमने तो 10,000 रुपए लेने थे, आपने 8,000 का एसेट दिया, 2,000 और दीजिए, तो हमारी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक। फिर आप यहां पूछेंगे सर यहाँ क्रेडिटर टू बैंक नहीं होना चाहिए? नहीं बच्चों, जितनी भी एंट्री पास होगी वो थ्रू रियलाइजेशन होगी। उसी तरह से आप ये कहेंगे कि सर हमने जब इनको एसेट्स दे दिया, थर्ड केस क्या था? लायबिलिटी 10,000 थी, लायबिलिटी कितनी थी? 10,000 थी, और हमें पेमेंट कितना करना था? पेमेंट करना था 10,000, और वो मेरा एसेट्स लेके चला गया 15,000 की। तो जब वो 15,000 के हमारे एसेट्स लेके चले गए तो हम उनसे 5,000 रियलाइज करेंगे। तो आप पूछ सकते हैं सर एंट्री नहीं होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर ने हमें 5,000 रुपए लौटाए, नहीं, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और यही चीज आप अनरिकॉर्डेड में भी समझिए, ये चीज आप अनरिकॉर्डेड में भी समझिए। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है और अनरिकॉर्डेड 10,000 का एसेट्स ले लेता है तो बस एडजस्टमेंट खत्म, ना अनरिकॉर्डेड एसेट से कुछ रियलाइज होगा, ना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम पे करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटी 10,000, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 8,000 का ले जा रहा है, तो रिमेनिंग 2,000 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करना होगा, है ना? अच्छा, आप कहेंगे सर अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर भी लेगा तो वही बात होगी, रिमेनिंग पे करना हो।
क्लियर हो गई बात? तो इस पॉइंट को समझेंगे और इसके बाद जो एक आखिरी पॉइंट पता चलता है बचता है वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगला पॉइंट क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, तो अभी बहुत सारी चीजें आप सीख चुके हैं, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एक सिंपल सा बात बता रहा हूं। इस पे हम डिस्कस करेंगे, 15-20 मिनट का एक क्लास होगा। अभी आप सिंपल समझिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब फ्री में तो रियलाइजेशन नहीं होगा ना, कोई या तो ऑडिटर या नहीं तो कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करता है, इसमें कुछ खर्च होते हैं। तो हम सिंपल से एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बैंक। क्लियर हो रही है बात? ये एक बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया, इसमें अभी लटके झटके लगेंगे, पहले तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में ही लगेंगे। ये 3 तरह के होते हैं, कौन पेड कर रहा है। अभी आप सिंपल सा मैंने केवल एक बात बताई है कि आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को आप एक एक्सपेंसेस मानिए। करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी डिटेल चर्चा अगली क्लास में हो। तो ये था बच्चों एक बेसिक जर्नल एंट्री, ये थी क्या? एक बेसिक जर्नल एंट्री। अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप मैं रियलाइजेशन अकाउंट में बताऊंगा। रियलाइजेशन अकाउंट में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप जर्नल से लेजर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप लेजर से जर्नल से लेजर भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। देखिए जब आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा, आपको क्या प्रिपेयर करना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा। तो पहले आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट अगर आप बना रहे हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों हमने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था? बताओ, शॉर्ट में देखो, आप याद कीजिए बच्चों। हमने आपको नहीं बताया था कि सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगा, उसमें सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या बताया था? रियलाइजेशन टू इंडिविजुअल एसेट्स बताया था ना। तो बेटे पहली एंट्री, अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट डायरेक्ट बना रहे हैं तो जर्नल करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? टू एसेट्स नंबर 1। मतलब सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस शीट से बच्चों जितने भी एसेट्स हैं इंडिविजुअल, जैसे लैंड टू बिल्डिंग टू मशीन टू फर्नीचर, जो कुछ भी है, गुडविल, जितने भी टाइप के एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स को यहां रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर होगी बात? सेकेंड पॉइंट क्या बताया था? कॉपी में देखिए, आप कॉपी में देखिए, नोट कर रहे हैं ना? कॉपी में क्या सेकेंड पॉइंट क्या बताया था? कि सारे लायबिलिटी को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या होगी बच्चों? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बताया था ना? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या होगा? बाई लायबिलिटी, यानी कि आप जितनी तरह की लायबिलिटी है वो सबको ट्रांसफर करेंगे बाई इंडिविजुअल लायबिलिटी नंबर 2। समझ रहे बच्चों? सारे एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में, सारे लायबिलिटी को रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करें। क्लियर होगी बात? फिर थर्ड पॉइंट आपको क्या बताया था? ये जो बहुत सारे एसेट्स हैं उसमें से कुछ एसेट्स को हम बेच सकते हैं, उसमें से कुछ एसेट्स को हम क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। जब आप एसेट्स को बेचेंगे तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाई बैंक अकाउंट, जितने भी एसेट्स होंगे, लेकिन यहां एसेट्स लिखेंगे, लेकिन यहां पर मार्केट वैल्यू मतलब जितने में वो बिके, लैंड कितने में बिका, बिल्डिंग कितने में बिका, मशीन कितने में बिका, उन सबको हम टोटल करके यहां रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो रही है बात? जितने भी हमारे एसेट्स हैं सबको हम सोल्ड आउट करके यहां रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट, अगर एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले रहा है, किसी एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले रहा है, तो बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है? ये थर्ड है और ये फोर्थ। एसेट्स का क्या सिचुएशन होगा बच्चों? या तो कोई मार्केट में सोल्ड आउट हो जाएगा,
या एग्रीड वैल्यू पर कोई पार्टनर ले लेगा। एकदम देखिए, जैसे हमें सीक्वेंस में याद है, आप वैसे ही सीक्वेंस में कीजिए, आप भी याद कीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। या तो एसेट्स को बेच देंगे या कोई पार्टनर ले लेगा। उसी तरह से लायबिलिटी को हम पे ऑफ कर देंगे, कोई भी लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। तो जब पे ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैंक इंडिविजुअल लायबिलिटी मार्केट वैल्यू, ये फिफ्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ नंबर इंडिविजुअल लायबिलिटी मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे क्रेडिटर हुए, क्रेडिटर को हमने कितना पे किया, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल को हमने कितना पे किया। तो जो भी लायबिलिटी होगी बच्चों उसको हमने कितना पे किया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज, सपोज कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले रहा है किसी लायबिलिटी को, ए सर्टेन लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, किसी पार्टनर के द्वारा कोई लायबिलिटी ले ली जा रही है। या तो लायबिलिटी को आप पे ऑफ करेंगे या कोई पार्टनर ले लेगा, यही दो सिचुएशन है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 6 पॉइंट है। ये क्या है बच्चों, 6 पॉइंट। क्लियर हो ये बात। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि अगर हमारे कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज हो रहे हैं, अगर हमारे कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज हो रहे हैं तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे। बेटे जूम ने बता दिया है 10 मिनट मेरे पास टाइम है, तो बस 10 मिनट के बाद आगे फिर क्लास नहीं होगी, मतलब आज की क्लास यहां खत्म होगी। और आप लोगों का क्लास अलॉटेड है टीटीएस, ठीक है, आप लोगों का टीटीएस है, सीए वालों का एमडब्ल्यू है। सीए की क्लास चलती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 8 to 9:30। आप लोगों की भी 2 सेशन लेंगे दोनों में, अब जितने बजे से 40-40 मिनट का सेशन है, ठीक है। और सेकंड सेशन में अगर पहले टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसको बंद कर देंगे, और क्या, ठीक है। 1 घंटे तो 1 घंटे समझ लीजिए या 2 सेशन समझ लीजिए, कितने हो गए, 40 दूना 80, 60 मैंने 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट में 2-3 मिनट तो बीच में ही बर्बाद हो जाते हैं। खैर चलिए, तो हमने आपको बताया 2 बैंक रिकॉर्ड करेंगे, 2 बैंक अकाउंट ये रिकॉर्ड करेंगे। ये है रियलाइजेशन एक्सपेंसिव, ये हमने आपको बेसिक चीज बताया बच्चों। ये क्या बताया, बेसिक। इसमें लटके झटके क्या है, जैसे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उससे कुछ रियलाइज हो गया तो हम यहां दिखा देंगे बैंक में अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, हमें पे ऑफ करना पड़ रहा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ रहा है, तो हम बैंक में यहां पे ऑफ करेंगे, बैंक में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। अगर कुछ आपस में एडजस्टमेंट हो रहा है तो वो तो बताया था, जो डिफरेंस है, मान लीजिए 10,000 की लायबिलिटी है और 15,000 का एसेट्स है, तो हमने एसेट्स दे दिया लेकिन 5,000 तो हमें रियलाइज होगा, तो 5,000 हम यहां बैंक में लिख देंगे। ये एक बेसिक चीज है, फिर तो क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारी बातें होंगी। ये एक बेसिक चीज है, इसके द्वारा हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। हमने जो आपको जर्नल एंट्री बताई है उसका आप जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो यही ट्रीटमेंट होगा। आपको जो जर्नल एंट्री अभी मैंने रिकॉर्ड करवाया कॉपी में, उसे जर्नल से आप लेजर कीजिए तो यही होगा। लेकिन आप जर्नल से लेजर, उतना टाइम तो होता नहीं है बेटे, हमको डायरेक्ट सीखना भी होता है। तो सारे एसेट्स को हम इसमें 2-3 तरीके से बताऊंगा। पहले अभी आप बेसिक चीज तो सीखिए, उसके बाद 2-3 तरीके से बताएंगे कि कैसे आप प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये सब भी तरीका बताएंगे। अब यहां पर देखिए, या तो आपके डेबिट साइड ज्यादा होंगे या क्रेडिट साइड ज्यादा होंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मेन रियलाइजेशन ही है। पार्टनर्स कैपिटल तो 10 मिनट का चीज है और बैंक अकाउंट तो और 5 मिनट का चीज। केवल आप रियलाइजेशन अच्छे से समझ गए तो कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तो आप जल्दी सीख जाएंगे। अब देखिए, अब या तो ये क्रेडिट साइड ज्यादा होंगे, क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड, आप ऐसे समझिए इनकम साइड कि और कुछ नहीं है, एसेट से 1 लाख रुपए का ट्रांसफर किया और बेच दिया 1,10,000 रुपए, तो ये 110 है, ये 1 लाख है, 10,000 का प्रॉफिट होगा, है ना। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या बनता है कि अगर आपके क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इनकम साइड ज्यादा है, ये एक्सपेंसेस साइड है, एक्सपेंसेस देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो अगर इनकम साइड ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हमारे एक्सपेंसेस साइड ही ज्यादा है तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, जो भी पार्टनर है, हम यहां पर मान ले रहे हैं बच्चों कि पार्टनर का नाम ए और बी है, तो हम इस प्रॉफिट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हम क्या करेंगे, एज
कैपिटल और टू बीज कैपिटल। बेटे ए और बी के कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर प्रॉफिट को। लॉस क्या होगा बच्चों? लॉस को हम लिखेंगे बाई, अगर लॉस होता, अब ये मत समझिएगा अरे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस हो, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता ना। मैं कह रहा हूं अगर प्रॉफिट होगा तो हम लिखेंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अभी बताया ये भी कहां से आ गया, हमने एज्यूम किया कि दो पार्टनर थे, उनका नाम ए और बी। और अगर लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हो रहे तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाई एज कैपिटल और बाई बीज कैपिटल। क्लियर होगी बच्चों? लॉस को हम ए और बी में ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट। तो बेटे आज भर इतना ही, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। क्लियर होगी बात? प्रोसेस यही रहेगा, 2 सेशन होगा जूम का, 2 सेशन 40-40 मिनट्स का होता है। पहले अगर क्लास खत्म हो गई, जैसे अभी क्लास कोई खत्म हो गई है ना, समझ रहे हैं ना बात को, तो 5 मिनट मिल जाएगा हम लोग को बातचीत करने का, पहले भी हम बंद कर सकते हैं। एक पॉइंट आ रहा है, यहां तक समझ गए? किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई, पहले पूछ लो, फिर मैं एक पॉइंट छोटा सा बताऊंगा। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो ना, यस नो बोलोगे तब ना। कोई बोलेगा ही नहीं। नो सर। अरे तो बोलना भाई नो सर, यही तो बोल रहे हैं। तो यहां तक क्लियर हो गई बात? समझ रहे बात को? अभी एक क्वेश्चन मयंक ने पूछा था, आप लोगों से नहीं पूछ, मतलब मुझसे आज पूछा था। मयंक तुमने क्या क्वेश्चन पूछा था? इसने पूछा था कि सर जब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आती है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे? तो मैंने उसको समझाया था कि कोई भी बैलेंस जो होता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती, उसकी ट्रांसफर वाली एंट्री होती है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? बताओ, मैंने क्या बताया था? ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? अगर ग्रॉस पीएनएल जब बनाते हैं, हाँ भाई जीपी होता है ना, तो क्या होगा? बोलो, जीपी टू पीएनएल। तो पीएनएल में क्या होगा? बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रांसफर एंट्री होती, समझ रहे हो ना? इसमें क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट एंट्री होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी जो रियलाइजेशन में बताया, यहां क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट होगा। जैसे अभी देख रहे थे ना, कोई एसेट्स अगर बिक भी रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। अब बोलेगा कोई एडजस्टमेंट केवल देख करके बोलेगा मैं कि सर बिल्डिंग तो बिका 10,000 में, इसकी एंट्री क्या होगी? तो बिल्डिंग पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, ना कि बैंक टू बिल्डिंग। तो ग्रॉस प्रॉफिट की यहां कोई एंट्री नहीं होगी, ट्रेडिंग से होगी, ट्रेडिंग टू पीएनएल। यहां पर क्या एंट्री होगी? ट्रेडिंग टू पीएनएल। क्लियर हो रही है बात? समझ रहे हो? हाँ बच्चों, अब मैं क्लास को एंड करना चाह रहा हूं। आज मुझे अभी, आप क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो सारे बच्चे फीडबैक देना कि विजिबल लाइट कम था, ज्यादा था, हम दिख रहे थे नहीं दिख रहे थे, बोर्ड दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी, किस चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना? जो भी आप बोलेंगे उसको हम कोशिश करेंगे, जितना हो पाएगा वो करेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो अभी आप फीडबैक दीजिएगा जब क्लास ओवर होगी। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। पूछो, कौन कौन क्लास में है? निशु कुमारी, निशु क्लास में हो या नहीं? यस सर। कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट है? आवाज वाइब्रेट कर रहा है तुम्हारा। और कौन कौन है? खुद बोलो। उज्जवल हो क्लास में? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई, जिसको डाउट है वो पूछो। हैंड रेज भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी होती है। तो क्लोज करें क्या मीटिंग? जी सर। ओके।